नमस्कार। कभी सोचा है कि मान लीजिए देश को किसी कानून की फौरन जरूरत पड़ जाए? एकदम तुरंत। लेकिन पार्लियामेंट मतलब संसद का सेशन ही नहीं चल रहा हो, तब क्या होता है? कानून बनता कैसे है? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब हमें सीधे संविधान के खास अनुच्छेद की तरफ ले जाता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 123। सही। यही वो संवैधानिक व्यवस्था है जो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम संविधान के इसी आर्टिकल 123 को गहराई से समझेंगे। ये वो आर्टिकल है जो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर देता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद ये समझना है कि ये शक्ति आखिर है क्या, राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल कब कैसे कर सकते हैं, इसकी सीमाएं क्या है, थोड़ा इतिहास भी देखेंगे और ये भी कि आज ये क्यों इतनी अहम है और कभी-कभी विवादों में भी क्यों आ जाती है। इससे हमारा संविधान ऐसी इमरजेंसी स्थितियों के लिए तैयार है, पर साथ ही साथ डेमोक्रेसी के जो मूल सिद्धांत है उन्हें भी बनाए रखने की कोशिश करता है। चलिए फिर सीधे मुद्दे पे आते हैं। अनुच्छेद 123 अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो क्या कहता है ये? देखिए, सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है अगर संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, या कोई एक भी, हाँ, या उनमें से कोई एक भी सत्र में नहीं है, मतलब सेशन नहीं चल रहा है और देश में हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि फौरन कोई कदम उठाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति एक कानून बना सकते हैं। इसी को अध्यादेश कहते हैं। अच्छा, तो मतलब दो शर्तें होगी, एक तो संसद न चल रही हो, सही, और दूसरा कोई ऐसी अर्जेंसी हो कि तुरंत एक्शन चाहिए। बिल्कुल। पहली शर्त संसद का अवकाश मतलब रिसेस में होना, और दूसरी राष्ट्रपति का इस बात से संतुष्ट होना कि हालात ऐसे हैं कि भाई फौरन एक्शन लेना ही होगा। और ये राष्ट्रपति की संतुष्टि का मतलब क्या है? उनका अपना फैसला? नहीं, ये जानना जरूरी है। ये असल में कैबिनेट यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होती है। ये कोई उनका पर्सनल डिसीजन नहीं होता। ठीक है। और ये जरूरत कैसी हो सकती है? जैसे कोई आपदा आ गई? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं जैसे कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा हो, देश की सुरक्षा का कोई गंभीर मसला उठ खड़ा हो, या कोई अचानक से बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए। मतलब कोई भी ऐसी अप्रत्याशित स्थिति जिसमें इंतजार नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। इसे आप कह सकती हैं कि ये कार्यपालिका की एक तरह की इमरजेंसी लेजिस्लेटिव पावर है, ताकि जरूरत के वक्त सरकार एकदम बेबस ना हो। अच्छा, तो जब ये अध्यादेश आ जाता है तो इसकी ताकत कितनी होती है? क्या ये संसद के बनाए कानून जैसा ही पावरफुल होता है? हाँ, जहां तक इसके इफेक्ट की, लागू होने की बात है, तो अध्यादेश का वही बल और असर होता है जो पार्लियामेंट से पास हुए किसी एक्ट का होता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या है? इसकी प्रकृति, इसका नेचर। ये एक अस्थायी कानून होता है, टेम्पररी, परमानेंट नहीं। और यहीं से इसकी लिमिटेशंस, इसकी सीमाएं शुरू होती हैं। अस्थायी, ओके, मतलब ये हमेशा के लिए नहीं है। तो ये कब तक लागू रहता है फिर? देखिए, जैसे ही संसद का सत्र दोबारा बैठता है, मतलब सेशन शुरू होता है, सरकार के लिए ये कंपल्सरी है, अनिवार्य है कि वो इस अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के सामने रखे, टेबल करे। और फिर संसद तय करती है कि इसका क्या करना है? बिल्कुल। संसद के पास सेशन शुरू होने के बाद 6 हफ्तों का टाइम होता है। 6 हफ्ते? हाँ, 6 वीक्स। अगर इन 6 हफ्तों में संसद इसे मंजूरी दे देती है तो ये अध्यादेश एक स्थायी कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। और अगर नहीं देती? अगर संसद इसे नामंजूर कर दे, मतलब रिजेक्ट कर दे, या फिर 6 हफ्ते बीत जाएं और इस पर कोई फैसला ना हो पाए, तो ये अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है। ये 6 हफ्ते वाली बात थोड़ी और क्लियर करेंगे। ये कब से काउंट होते हैं? मान लीजिए लोकसभा पहले बैठ गई, राज्यसभा बाद में। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग तारीखों पर अपना सेशन शुरू करते हैं तो ये 6 हफ्ते उस तारीख से गिने जाएंगे जब दूसरा सदन सत्र में बैठता है। अच्छा, यानी बाद वाली तारीख से? हाँ, बाद वाली तारीख से। और एक बात और, संसद चाहे तो 6 हफ्ते पूरे होने का इंतजार किए बिना भी एक रेजोल्यूशन पास करके अध्यादेश को पहले ही खत्म कर सकती है, डिसअप्रूव कर सकती है। तो अगर हम इसका पूरा हिसाब लगाएं, मतलब मैक्सिमम कितना चल सकता है एक अध्यादेश? इसका गणित भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, कानून ये कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो मान लीजिए एक अध्यादेश बिल्कुल तब जारी हुआ जब एक सेशन खत्म ही हुआ है, तो वो ये 6 महीने का गैप वाला टाइम चलेगा। ठीक है। और फिर जब अगला सेशन शुरू होगा तो उसके बाद वाले 6 हफ्ते और मिल सकते हैं, यानी करीब 7.5 महीने। हाँ,
रफली 7.5 महीने इसकी मैक्सिमम लाइफ हो सकती है। ये तो काफी लंबा टाइम है किसी कानून के लिए बिना पार्लियामेंट्री डिबेट के लागू रहने के लिए। क्या इसकी पावर्स पर और भी कोई रोक है, मतलब कोई और सीमाएं? स्रोत में एक खास बात का जिक्र था। हाँ बिल्कुल है, और ये बहुत जरूरी सीमा है। स्रोत साफ कहते हैं कि धन विधेयक यानी मनी बिल से जुड़े मामलों में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अच्छा, मनी बिल्स पर नहीं? नहीं, इसके अलावा अध्यादेश केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स पर लाया जा सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, मतलब यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट के विषय। और सबसे जरूरी बात, कोई भी अध्यादेश किसी के मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकता। तो ये सब चेक और बैलेंस है ताकि ये पावर अनलिमिटेड ना हो। ये सीमाएं समझना वाकई जरूरी था। अच्छा, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जब संविधान बन रहा था तब इस पर क्या सोचा गया था? क्या इस पर बहस हुई थी संविधान सभा में? हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर काफी सोच विचार हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसका पुरजोर समर्थन किया था। उन्होंने सपोर्ट किया था। हाँ, लेकिन एक बहुत जरूरी वार्निंग के साथ। उनका मानना था कि देखिए, डेमोक्रेसी में सुप्रीम तो पार्लियामेंट ही है, संसद ही है। लेकिन सोचिए, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और संसद सत्र में ही ना हो, तब क्या सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? बात तो सही है। तो वो इसे एक तरह का सेफ्टी वॉल मानते थे। हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने इसे एक अस्थायी पुल, एक टेम्पररी ब्रिज की तरह देखा था, जो मुश्किल समय में नदी पार करने में मदद तो करे, लेकिन वो स्थायी रास्ता ना बन जाए। उन्होंने साफ किया था कि ये नॉर्मल लॉ मेकिंग प्रोसेस का विकल्प नहीं है, बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपाय है असाधारण स्थितियों के लिए। दिलचस्प है। क्या ये आइडिया बिल्कुल नया था या कहीं और से लिया गया था? ये आइडिया पूरी तरह नया नहीं था। ये प्रावधान काफी हद तक ब्रिटिश टाइम के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धारा 42 जैसा है। अच्छा, 1935 एक्ट से? हाँ, उस कानून में जो वाइसराय होते थे, उन्हें ऐसी ही ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर थी। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने इसकी जरूरत को समझा, लेकिन साथ ही इस पर पार्लियामेंट के कंट्रोल की मजबूत लगाम भी लगाई। ये तो भी इतिहास की बात। और डॉक्टर अम्बेडकर का वो अस्थायी पुल वाला नजरिया। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या ये पुल वाकई अस्थायी ही रहा है? मतलब इसका इस्तेमाल कितना कॉमन है? ये सवाल बहुत वाजिब है और आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि 1947 से लेकर अब तक 700 से ज्यादा अध्यादेश जारी किए जा चुके हैं। 700 से ज्यादा? हाँ, ये नंबर तो बहुत बड़ा है। हाँ, काफी बड़ा नंबर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सिर्फ रेयर इमरजेंसी के लिए नहीं रहा, बल्कि क्या ये गवर्नेंस का एक रेगुलर टूल सा बन गया है? ये आंकड़ा निश्चित रूप से इसी तरफ इशारा करता है कि इसका इस्तेमाल काफी हुआ है। ये सिर्फ संविधान की किताब में लिखा एक प्रोविजन नहीं है, बल्कि एक एक्टिव और अक्सर इस्तेमाल होने वाला शासकीय उपकरण रहा है। क्या हाल के कुछ उदाहरण हैं हमारे पास जिनसे अंदाजा लगे कि आजकल ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल, हाल के सालों में भी इसके कई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। जैसे 2020 का कोरोना पैंडेमिक याद कीजिए। हाँ बिल्कुल। लॉकडाउन लगाना था, हेल्थ सर्विसेज और रूल्स से जुड़े कई जरूरी फैसले लेने थे। उस वक्त संसद का सेशन बुलाना भी मुश्किल था, तो कई कदम अध्यादेशों के जरिए ही उठाए गए। हाँ, वो वक्त तो बिल्कुल असाधारण था। और कोई मिसाल? जैसे 2019 में 3 तलाक को अपराध बनाने वाला अध्यादेश आया था। वो पहले अध्यादेश के तौर पर आया, जिसे बाद में संसद ने पास करके परमानेंट कानून बना दिया। अच्छा। और अभी हाल में 2023 में दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, उनके कंट्रोल को लेकर केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाई थी। वो काफी न्यूज में रहा। हाँ, उस पर तो काफी विवाद हुआ था। हाँ, उस पर काफी राजनीतिक और लीगल डिबेट हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि अध्यादेश आज भी कितने रेलेवेंट है और अक्सर बड़े सेंसिटिव इश्यूज से जुड़े होते हैं। आपने कहा दिल्ली वाला अध्यादेश विवादास्पद रहा, तो क्या ये जो अध्यादेश की शक्ति है, इसके इस्तेमाल पर अक्सर सवाल उठते हैं, क्रिटिसिज्म होता है? हाँ बिल्कुल होता है। एक आम आलोचना जो अक्सर विपक्ष की तरफ से आती है, वो ये है कि सरकारें कभी-कभी नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रोसेस को बाईपास करने के लिए अध्यादेश का रास्ता चुन लेती हैं। मतलब बहस से बचने के लिए? हाँ, कह सकते हैं। देखिए, संसद में किसी बिल पर बहस होती है, अमेंडमेंट्स आते हैं, उसे कमेटी को भेजा जा सकता है जांच के लिए। इस पूरी प्रक्रिया में
टाइम लगता है, जांच परख होती है। अध्यादेश इस सब को बाईपास कर देता है, एकदम सीधे लागू। इसी को कई बार क्रिटिक्स अध्यादेश राज या ऑर्डिनेंस राज कहकर बुलाते हैं। यानी ये चिंता कि कहीं एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका लेजिस्लेटर यानी विधायिका के डोमेन में जरूरत से ज्यादा दखल तो नहीं दे रही। क्या कोर्ट्स ने, न्यायपालिका ने इस बारे में कभी कुछ कहा है? यहाँ जुडिशरी का रोल बहुत बहुत अहम रहा है। स्रोत में एक लैंडमार्क केस का जिक्र है, डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य। डीसी वाधवा केस? हाँ। नोट स्रोत में वर्ष 1981 दिया है, पर यह फैसला 1987 का है। हम स्रोत के हिसाब से 1981 ही मानकर चल रहे हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मील का पत्थर साबित हुआ। क्या हुआ था इस केस में और कोर्ट ने क्या कहा? मामला ये था कि बिहार में क्या हो रहा था, कई अध्यादेशों को विधानसभा से पास कराए बिना ही बार बार जारी किया जा रहा था। जैसे ही एक अध्यादेश की मियाद खत्म होने लगती, सरकार ठीक वैसा ही दूसरा अध्यादेश ले आती। अच्छा, रीप्रोमुलगेशन जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, रीप्रोमुलगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया। संविधान के साथ धोखाधड़ी, ये तो बहुत ही सख्त शब्द हैं। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश एक इमरजेंसी पावर है, आप इसे लेजिस्लेचर का, विधायिका का विकल्प नहीं बना सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते। बिना किसी ठोस कारण के अध्यादेशों को बार बार इस तरह जारी करना असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने साफ किया कि कानून बनाने का प्राइमरी हक विधायिका का है और अध्यादेश की शक्ति का इस्तेमाल इस हक को कमजोर करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो डीसी वाधवा केस ने इस पावर पर एक तरह का जुडिशियल चेक लगा दिया। हाँ, एक मजबूत न्यायिक नियंत्रण स्थापित किया। ये फैसला तो वाकई शक्तियों के संतुलन के लिहाज से बहुत अहम है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझते हैं, जैसा हमारे पास जो सामग्री है उसमें सुझाया गया है। मान लीजिए देश के किसी हिस्से में अचानक बाढ़ आ जाती है, बहुत भयंकर। ठीक है, एक आपदा की स्थिति मान लेते हैं। और उस वक्त संसद का सेशन नहीं चल रहा। सरकार को लगता है कि लोगों तक फौरन मदद पहुंचाने के लिए एक स्पेशल रिलीफ फंड बनाना जरूरी है, जिसके लिए कानूनी आधार चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अनुच्छेद 123 बिल्कुल फिट बैठता है। कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति एक आपदा राहत कोष अध्यादेश, जो भी साल हो, जारी कर सकते हैं। और जैसे ये जारी हुआ, क्या होगा? ये फौरन कानून की तरह लागू हो जाएगा। सरकार इस ऑर्डिनेंस के बेसिस पर तुरंत फंड बना सकती है, उसमें पैसा डाल सकती है और राहत का काम शुरू कर सकती है, बिना संसद के सेशन का इंतजार किए। हाँ बिल्कुल, जो जरूरत है वो तुरंत पूरी की जा सकती है। लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ये परमानेंट नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही संसद का अगला सेशन शुरू होगा, सरकार को ये अध्यादेश दोनों सदनों के सामने रखना होगा। और फिर वही 6 हफ्ते वाली डेडलाइन। हाँ, उनके पास वही 6 हफ्ते होंगे इसे कानून बनाने के लिए। अगर संसद ने पास कर दिया तो ये स्थायी कानून बन जाएगा, अगर नहीं किया या रिजेक्ट कर दिया तो 6 हफ्ते बाद ये अध्यादेश खत्म। लेकिन तब तक जो काम इसके तहत हुआ वो वैलिड रहेगा। हाँ, जो काम हो चुका वो मान्य रहेगा, लेकिन आगे उस अध्यादेश के आधार पर काम नहीं हो सकेगा। इस उदाहरण से बात एकदम साफ हो जाती है कि कैसे ये अनुच्छेद जरूरत के वक्त बहुत काम का है, लेकिन फाइनल से अंतिम मोहर वो संसद की ही होती है। बिल्कुल, ये एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश लगती है। हाँ, ये पूरी व्यवस्था एक बहुत नाजुक संतुलन पर टिकी है, एक डेलिकेट बैलेंस है। एक तरफ ये सरकार को इमरजेंसी में तेजी से फैसले लेने और उन्हें लागू करने की ताकत देती है, जो इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए जरूरी भी है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि वो अध्यादेश राज वाली आलोचना में दिखता है, हमेशा ये सवाल रहता है कि कहीं इस ताकत का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कहीं कार्यपालिका विधायिका पर हावी तो नहीं हो रही। हाँ, कहीं ये पार्लियामेंट्री डिबेट और स्क्रूटनी की प्रक्रिया को कमजोर तो नहीं कर रहा। यही वो चैलेंज है। तो संविधान बनाने वालों ने क्या किया? उन्होंने संतुलन बनाने की कोशिश की। अध्यादेश को टेम्पररी बनाया, उसे पार्लियामेंट की मंजूरी की शर्त से बांधा। और फिर कोर्ट्स भी हैं। हाँ, और फिर न्यायपालिका भी है, जैसा हमने डीसी वाधवा केस में देखा, जो जरूरत पड़ने पर इंटरवीन करके संवैधानिक सीमाओं को बनाए रखती है। ये सब मिलकर एक तरह के चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बनाते हैं। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो अनुच्छेद 123 हमारे संविधान का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये सरकार को खास हालात में फौरी तौर पर कानून बनाने की ताकत देता है। बिल्कुल सही। ये सुनिश्चित करता है कि जब संसद सत्र में न हो तब भी देश का काम न रुके, खासकर जब कोई इमरजेंसी जरूरत आ पड़े।
ये एक असाधारण शक्ति है जो कार्यपालिका को मतलब एग्जीक्यूटिव को टेम्परेरी तौर पर लेजिस्लेटिव रोल निभाने का मौका देती है। लेकिन ये शक्ति है जरूरी, पर इसका इस्तेमाल होना चाहिए एक अपवाद के तौर पर, एक्सेप्शन के तौर पर, नियम की तरह नहीं। बिल्कुल। और शायद यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हमने देखा कि अनुच्छेद 123 इमरजेंसी के लिए एक जरूरी संवैधानिक टूल है, लेकिन जैसा डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया, जब इसका इस्तेमाल बार बार होने लगता है या नॉर्मल लेजिस्लेटिव रूट से बचने के लिए होने लगता है, तो ये लोकतंत्र की जो बुनियाद है, यानी विधायिका के जरिए लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व और जो शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत है, उस पर क्या असर डालता है। सही। इस असाधारण शक्ति के इस्तेमाल और जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका सम्मान, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे साधा जा सकता है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और बहस करने की जरूरत है।